आज का हमारा टॉपिक रहेगा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता जिसे हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो क्रिस्टल जालक का कुल आयतन होता है उसमें कणों के द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। ठीक है, तो उसकी जो परसेंटेज मात्रा हम निकालते हैं तो उसी परसेंटेज मात्रा से हमें संकुलन क्षमता का पता चलता है। ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर संकुलन क्षमता अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज तो पता होनी चाहिए कणों का कुल आयतन कितना है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि उस पूरे क्रिस्टल का आयतन कितना है। अब पूरे क्रिस्टल का कुल आयतन ज्ञात करने से अच्छा है कि हम एक एकक कोशिका का कुल आयतन ज्ञात कर लें। ठीक है, अगर हम एक कोशिका का कुल आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो वो आयतन जो होता है वो पूरे क्रिस्टल जालक का ही आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता का सबसे पहले हमें परिभाषा और उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले परिभाषा क्या होगी कि किसी भी क्रिस्टल जालक में कुल आयतन का कणों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसकी प्रतिशत मात्रा ही हमारी संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके सूत्र की तो क्या हो जाएगी? पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता के लिए हो जाएगी कण या परमाणु का कुल आयतन बटे एकक कोशिका का कुल आयतन और इनटू 100। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे एकक कोशिका कौन कौन सी है जिसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है? तो हमने सरल घनीय एकक कोशिका पढ़ी थी, इसके अलावा फलक केंद्रीय एकक कोशिका भी पढ़ी थी, और इसके अलावा बॉडी सेंटर या फिर घन केंद्रीय एकक कोशिका भी पढ़ी थी। ठीक है, तो एकक कोशिका के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल घनीय एकक कोशिका। तो उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कितनी होती है ये पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारी है सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। ठीक है, तो हमें सरल घनीय एकक कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो हमें पहले उसका डायग्राम पता होना चाहिए कि संकुलन क्षमता जो है सरल घनीय की अगर ज्ञात करनी है तो सरल घनीय होता किस तरह का है? तो सरल घनीय में हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर जो कण होते हैं वो सिर्फ किनारों पर पाए जाते हैं, इसके अलावा किसी भी दूसरी स्थिति पर नहीं पाए जाते। तो देखिए इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा सिर्फ किनारों पर ही कण है। अब कण जो होते हैं रियल में इस तरह से ना जुड़कर कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। जो आगे के 4 कण दिखाई दे रहे वही 4 कण मैंने बनाए, और जो 4 कण पीछे के हैं वही 4 कण इन चारों कणों के पीछे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें पता होनी चाहिए कि इस कण से लेकर इस कण तक की दूरी कितनी है। ठीक है, जिसे हम छोर की लंबाई भी कहते हैं या सिरों की लंबाई भी कहते हैं। तो हम कहते हैं सिरों की लंबाई या सिरे की लंबाई कितनी होती है, तो हम इसे a मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? a। ठीक है, अब बात रही कि अगर मैं ये कहूं कि जो कण है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो एक कण जो होता है लंबाई का मतलब होती है उसकी त्रिज्या। तो एक कण की त्रिज्या कितनी होती है? r। तो मैं लिख देता हूं कण की लंबाई या त्रिज्या r होगी। कण की लंबाई या त्रिज्या कितनी होगी? r। ठीक है, अब ये बताइए कि सरल घनीय एकक कोशिका के अंदर कुल कणों की संख्या कितनी होती है। तो हमने जब पहले पढ़ा था कि सरल घनीय एकक कोशिका जितनी भी होती है उसके अंदर सिर्फ एक कण पाया जाता है, तो कणों की संख्या कितनी होगी?
कितनी होगी 1। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर हम कहते हैं एक कण की लंबाई या त्रिज्या होती है r। मैं कह रहा हूं इस कण से इस कण तक की जो सिरे की लंबाई a है, इसे मैं देखिए यहाँ r है तो यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये भी r होती है और ये भी r है, तो टोटल मिला कितनी हो जाएगी 2r। तो इस a को मैं 2r मान सकता हूं क्योंकि इस कण से लेकर इस कण तक की जो सिरे की लंबाई है a मान रहा हूं, तो हम कह रहे हैं कि इस सिरे से इस सिरे की जो त्रिज्या है वो 2r है, तो a बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अभी अब बात करते हैं दो चीजों की। पहली चीज ये कि कण या परमाणु का कुल आयतन कितना होता है। तो कण किस रूप में है, तो हमें दिखाई दे रहा है एक कण जो है वो गोले के रूप में। ठीक है, तो कण या गोले का आयतन कितना होता है, तो हम कहते हैं 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक गोले का या एक कण का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमारे पास सिर्फ एक कण या गोला है, इसलिए हम 4/3 पाई r क्यूब लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कणों की संख्या ज्यादा होती तो हम 4/3 पाई r क्यूब से उस 3 का मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें कुल कणों की संख्या से उस गोले का आयतन पता चल जाता। ठीक है, तो हमें कण या परमाणु कह लो कुल आयतन हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है, एकक कोशिका का कुल आयतन। ठीक है, तो एकक कोशिका किस रूप में पाई जाती है, घन के रूप में, तो हम लिखते हैं घन, घन लिख दो, कोष्ठक में एकक कोशिका लिख देता हूं, एकक कोशिका का कुल आयतन देखो आयतन की अगर बात कर रहे हैं तो कोई भी घन होता है उसका आयतन होता है a क्यूब। कितना होता है a क्यूब। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए a का मान हमने यहां पे पहले ही रख दिया था और a किसके बराबर है 2r के बराबर। तो चूंकि a बराबर होता है 2r के, पता क्या हो जाएगा, हमारे 2r लिख देते हैं इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2r होल थ्राइस। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त होगा 8r क्यूब। ठीक है, तो हम कह देते हैं एकक कोशिका का कुल आयतन कितना है 8r क्यूब। तो देखिए गोले या परमाणु का कुल आयतन भी हमें पता चल गया और एकक कोशिका का कुल आयतन भी हमें पता चल गया। अब इन दोनों का मान यहां पे रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। अब देखिए कण या परमाणु का कुल आयतन, तो कण या परमाणु का कुल आयतन हमें कितना प्राप्त हुआ था 4/3 पाई r क्यूब बटे एकक कोशिका का कुल आयतन कितना प्राप्त हुआ था हमें 8r क्यूब और इनटू कितना हो जाएगा 100। इसको और सिंपल तरीके से करूं तो ऐसे लिख सकता हूं 4/3 नीचे आ जाएगा, इनटू पाई का मान रख दूं तो 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी रख सकते हैं, इनटू r क्यूब और इनटू 100 और नीचे क्या हमारे 8r क्यूब। ठीक है, अब देखिए जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसल आउट कर देते हैं। तो कौन कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, r क्यूब कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 के बारे से ये 2 बार कट रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो देख लीजिए। तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट अगर हटा दूं तो यहां पर 100 आ जाता है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 314/3 इंटू 2 कर देते तो 6 हो जाता है। हम आगे काट भी सकते हैं कि 2 को अगर 314 से काटना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और अगर भाग देना चाहे तो वैसे भी किया जा सकता है। जब इसका भाग इसके अंदर दिया जाता है तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आता है हमारे 52.4
4 इसका आंसर आता है। ये लगभग आंसर होता है क्योंकि जो पॉइंट के बाद में जब हम इसका भाग देते हैं इसके अंदर तो 52.3 समथिंग इसके अंदर मान प्राप्त होता है, तो हम इसको मानते हैं 52.4। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमने किसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली यहां पर? सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कितनी प्राप्त हुई हमें? 52.4%। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सरल घनीय एकक कोशिका के अंदर जो कण थे उन्होंने कुल मिलाकर जो जगह घेरी वो कितनी परसेंट थी? 52.4%, और बाकी वहां पर रिक्त स्थान रह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलित क्षमता ज्ञात कर ली। ठीक है, आप सिंपल तरीका है, इसे आसानी से कर सकते हैं। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एफसीसी या एचसीपी की संकुलित क्षमता किस तरह से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आपको कोई बात समझ ना आई हो या कंफ्यूज कर रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है।